हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टीम ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात कर ली थी इलेक्ट्रिक हम फ्लक्स जान चुके थे। हमने डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे, प्रूफ करेंगे गॉस लॉ को कि कैसे गॉस लॉ प्रूफ होता है। पर एक याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट कि अगर मैं एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करूँ, लेट अस कंसीडर दिस इज अ गॉसियन सरफेस जिसका सेंटर मैंने ओ मान लिया, जहां पर मैंने चार्ज क्यू को रखा है। ठीक है, और ये यहाँ पर कितनी दूरी पर आर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये एरिया इस रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो डी ओमेगा क्या होता है हमारे पास, ये होता है सॉलिड एंगल। याद रखिएगा, जो सॉलिड एंगल होता है ये 3D फिगर बनाती है, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर के साथ बनता है, लाइक अ स्फीयर या कोई भी ऐसी चीज जो 3D में हो। ठीक है, सर्कल में प्लेन एंगल बनता है, आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो डी ओमेगा की जो वैल्यू अगर हम देखेंगे तो एरिया वेक्टर हमने पढ़ा है, बाहर की तरफ निकलता है, दिस इज आर। तो हम याद रखेंगे डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये डी ओमेगा की वैल्यू होती है, राइट। ये छोटी सी वैल्यू आप याद रखेंगे। एंड जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस डी ओमेगा को, तो हमें ओमेगा की वैल्यू 4 पाई मिलती है। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। पूरे चैप्टर में इसका कहीं उपयोग नहीं होगा, बस ये दो बात याद रखना, गॉस थ्योरम के प्रूफ में काम आएंगी। और चलिए लिखते हैं इसी के साथ प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम का प्रूफ करते हैं कि कैसे जो फ्लक्स किसी बंद या क्लोज्ड सरफेस का निकाला जाए, तो दैट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ओके गाइस, तो जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है जिसके अंदर हमने क्यू चार्ज को रख दिया है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा, डी ओमेगा। ठीक है, ये डी ओमेगा यहां पर बना है। तो अगर हम यहां पर बात करें ध्यान से कि we according to the definition of electric flux, according to the definition of electric flux हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए, इन दोनों के बीच का स्केलर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। तो जब भी डॉट हटेगा तो यहां पर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यहां पर बन जाएगा हमारे पास। नाउ गाइस, हम जानते हैं अगर ए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर दूरी पर हम चेक करते हैं, ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम जानते हैं ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड किसी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू इन above इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है इस पे इसकी वैल्यू को रखता है। ठीक है, यहाँ पर तो हमें पता है फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, एंड इन द वैल्यू ई की जगह, तो ई की जगह अगर हम इन वैल्यूज को लगाएंगे तो इट विल बिकम क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। मैथ्स कहती है डी फाई, फाई को यहीं छोड़ देते हैं, क्यू को बाहर लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर लिख लेंगे, एंड डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम इंटीग्रेशन के अंदर ही रोक देते हैं। नाउ गाइस, मैंने अभी आपको बताया था कि डी ए कॉस थीटा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का बराबर होता है डी ओमेगा, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा यहाँ पर बन जाएगा। एंड अगर हम डी ओमेगा की बात करें तो डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है भाई, फाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डी ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी ओमेगा। एंड वी नो दैट भाई इंटीग्रेशन अगर डी ओमेगा का निकालोगे तो क्या निकलेगा, ओमेगा। और हम जानते हैं, वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई, तो फाई ई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई 4 पाई कैंसिल, एंड यस यू विल गेट योर आंसर
दैट इज द फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्या यही गॉस लॉ है? हेंस दिस इज द गॉस लॉ, दिस इज रिक्वायर्ड गॉस लॉ, या हेंस दिस इज गॉस लॉ। यही हमारे पास गॉस लॉ है, या गॉस थ्योरम भी आप कह सकते हो। एक्चुअली गॉस थ्योरम से हुआ क्या, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बॉडी का निकालना बहुत इजी हो गया, बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगे किसी बॉडी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे कि कैसे हमें गॉस लॉ प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई बराबर ई डॉट डी होता है। यू नो दैट व्हेन द डॉट इज रिमूव्ड ओवर हियर, थीटा आ जाएगा, वो भी कॉस का। तो हमारे पास बन जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यानी कि थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी कि थीटा जो है वो वैद्युत क्षेत्र और आप कह सकते हो क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण हमारे पास है। चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़ाओ। तो E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, तो E बराबर है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो हमने इन वैल्यूज को अबव इक्वेशन में रखा, तो फाई E बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही था ई डी ए कॉस थीटा। ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पूरा का पूरा, एंड आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज को रख देना है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है वैल्यूज, एंड डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अंदर ही रह जाएगा। नाउ करना क्या है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं डी ओमेगा होती है, और इसको हमने जैसे यहाँ पुट किया तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन डी ओमेगा। डी ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, हमें पता है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एंड फाई बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड यही हमारे पास क्या होता है, गॉस लॉ होता है। दिस इज द गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो इस चीज को याद रखना है, दिस इज द गॉस लॉ दैट टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है किसी बॉडी के अंदर, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें एंड आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ना यहाँ पर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out of the surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो सरफेस से बाहर आ रहा है। सरफेस हमें कुछ इस तरीके से दिया है, यहाँ पर दो चार्ज Q हमें एनक्लोज कर दी, और हम जानते हैं वी नो दैट, सॉल्यूशन करते हैं इसका, मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन, वी नो दैट according to Gauss law, according to Gauss theorem, we know that according to Gauss theorem, the total flux coming out of the surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in the surface। यानी कि फाई ई बराबर होता है टोटल यानी कि नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम डायग्राम में देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, जो क्यू नेट है वो किसके बराबर है, जो टोटल चार्ज यहाँ पर एनक्लोज्ड है यानी कि 2Q के बराबर है। तो हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा दैट विल बी 2Q, और नीचे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा टोटल फ्लक्स बन जाएगा इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, if a charge of if a charge of 5 microcoulomb is placed, या मैं बोलूँ the value of Q
is 5 into 5 microcoulomb, then find the total flux coming out from the given surface, a given Gaussian surface. सरफेस दिया है हमें इस तरीके से, ठीक है। चलो ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू या मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, the total flux coming out of the surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in the surface। तो हम देखें तो हम जानते हैं फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू नेट यानी कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्यू नेट होगी। और क्यू नेट कैसे निकाला जाएगा, तो क्यू नेट निकाला जाएगा हमसे सारे चार्जेस को जोड़ के, Q1 Q माइनस Q। बाहर वाला चार्ज नहीं लेना क्योंकि ये सरफेस से बाहर है, ठीक है। सरफेस के अंदर वाले चार्ज हम कंसीडर करते हैं, तो क्यू नेट निकलेगा Q प्लस Q प्लस Q। ध्यान से देखना 3 बार प्लस Q है, Q प्लस Q प्लस Q और 1 बार माइनस Q है। तो क्योंकि अलजेब्रिक सम है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो प्लस ये कटे और बन जाएगा क्यू नेट 2Q बन जाएगा। 2Q हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज बन जाएगा। हम जानते हैं फ्लक्स की वैल्यू है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ 2 की जगह 2 एंड Q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है, Q बराबर दे रखे हैं हमें 5 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्स। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस का 12, ठीक है। 5 2 जा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एक काम करो, इतना मत करो, इसको सॉल्व ही कर लो। 5 से काट लो, 5 1 5 बचा 3, 5 7 जा 35 बचा 3, 5 7 जा 35, 1.77 ही आ जाएगा। 5 1 जा 5 बचा कितना 3, 5 7 जा 35 बचा 3, 5 7 जा 35, ठीक। ये हमारा हो गया। और 6 और 12 कैंसिल करेगा तो 10 टू द पावर 6 माइनस का बच जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आई हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल्स टू 2 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 बनेगा, 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 6 नीचे आएगा 1.77, पॉइंट हटा के दो 0, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 200 अपॉन 177 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना। माइनस 6 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा बस। तो 200 को डिवाइड कर लो 177 से। 10 में से 7 गए तो कितना बचता है 3, 19 में से 17 गए तो 2, पॉइंट लगा के 0। अच्छा एक सेकेंड ना, 177 है, पॉइंट लगाया, एक 0 आ गया, अगेन 177, 10 7 कैरी यहाँ गया 22, यहाँ पर आएगा 5, तो पॉइंट तो लगाया था 0। तो 177 इंटू 4 टाइम अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेट चले जाएगा। 177 इंटू 3, 7 21 का 1 2, 7 21 2 23 का 3 2, 7 3 5 5 31 आ जाएगा। तो लमसम वही 1.13। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट जरूर लिखनी होती है एग्जाम में, यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स बेसिकली काट दिए जाते हैं या मार्क्स 1 नंबर उड़ा देंगे। तो यूनिट्स लिखनी आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूनिट से भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स निकल जाएगा इस सरफेस के अंदर। बहुत ही आसानी क्वेश्चन था, चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं।
तो क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम दे रखी थी, यहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें दे रखा है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है किसी सरफेस से आता है, जो 1/ε0 टाइम्स होता है जितना भी चार्ज इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है उस पे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो phi E इक्वल टू क्यू नेट अपॉन ε0, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन ε0 होगा। तो क्यू नेट बराबर हो जाएगा, चारों चार्जों को जोड़ देंगे हम यहाँ पर, Q प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू। ये वाला चार्ज हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला बाहर है सरफेस से, तो इसको हमें नहीं लेना है, सरफेस के अंदर वाले चार्ज लेना है। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 चार्ज कैंसिल हो गए, तो बचे 2Q। तो 2Q अपॉन ε0 हमारा फ्लक्स बन जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज हमारा 2Q है। अब Q की वैल्यू क्वेश्चन में 5 माइक्रोकूलम दे रखी है, तो 5 × 10⁻⁻⁶, तो 2 की जगह 2, Q की जगह लगाया 5 × 10⁻⁻6, और ε0 की वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻12 होती है। सॉल्व किया, -6 से -12 कटा तो -6 बचा, 5 से 8.85 कटा तो 1.77 हमारा बच जाएगा। तो 2/1.77, यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे पॉइंट हटेगा ऊपर 100, तो 200/177 10⁻6, और जैसे सॉल्व करेंगे तो 1.13 बन जाएगा, यानी कि ये हमारा फाइनल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हमने यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, गॉस का लॉ पढ़ लिया। तो चलिए अब यहाँ से एक काम करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ, अच्छा गॉस लॉ तो हमने प्रूफ कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, अनुप्रयोग है गॉस लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन है यानी कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, अनुप्रयोग है इसका। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम का, जो पहला एप्लीकेशन है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite line of charge देखो, एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, इस पे हमने क्या किया, प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लंबाई के अनुसार। इससे हमें क्या करना है, कुछ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, इससे कुछ दूर, यानी कि कोई पॉइंट P है जो कि इससे R दूरी पर है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कितना मिलेगा, इस शीट से कितना, इस लाइन ऑफ चार्ज से कितना दूर मिलेगा। हम हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो अगर हम यहाँ का एरिया वेक्टर देखेंगे, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से चल रहा होगा, ये भी बाहर की तरफ। अगर इस सरफेस में देखेंगे तो DA बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर फ्लक्स 0, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इस सरफेस से बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, यानी कि इन दोनों के बीच फिर से 90 डिग्री है। तो R दूरी पर हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, यानी कि इस पॉइंट पे। So we have to check, we have to calculate electric field at point P, at point P। P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। कैसे देखेंगे, हमें गॉस लॉ लगाना है, बिल्कुल लगाना है, पर हम देखेंगे सबसे पहले फ्लक्स से। तो वी नो दैट, फ्लक्स देखते हैं, वी नो दैट फ्लक्स कितना है, तो हमें पता है फ्लक्स की वैल्यू होती है phi इज इक्वल्स टू EdA cos थीटा, या इंटीग्रेशन E डॉट DA। आप जानते हैं डॉट हटता है तो cos थीटा आता है, तो ये बन जाएगा EdA cos थीटा। और P पॉइंट पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकल रहा है, एरिया भी बाहर निकल रहा है, तो हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा phi E बराबर वो आ जाएगा EdA, एंड हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम यहाँ पे बोलेंगे phi E इज इक्वल्स टू E बाहर और इंटीग्रेशन का DA जो होता है वो बन जाएगा A, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। A यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ दैट सरफेस है। मान लिया इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो L लेंथ पर हुआ है, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ L। हम जानते हैं जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन L लेंथ पर होता है तो क्या होता है, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलती है। तो अप्लाई करते हैं गॉस लॉ, अप्लाई गॉस, क्योंकि हमें तो गॉस लॉ का ही थ्योरम लगाना है, गॉस लॉ। तो अप्लाई किया हमने गॉस लॉ को, तो हमें पता है phi E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर EA, ये हमारे पास बन जाएगा।
ना जहां पर ए क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। और सी ऐसे देखते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एरिया जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, 2πr(h) होता है, यहाँ पे l, बस इसको लगा देते हैं एक ही जगह। तो Q/ε0 जो है वो आ जाएगा E इंटू 2πr। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखी जाए तो ये बन जाएगी Q/2πε0r इंटू l। अगर लैम्डा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि Q/L, और Q की वैल्यू निकलेगी लैम्डा L। तो पुट करेंगे इसे इन अबव इक्वेशन, उपयुक्त समीकरण पर रखने पर, तो हमें पता है E बराबर यहाँ आ जाएगा लैम्डा L, चार्ज की जगह आ जाएगा लैम्डा L, और नीचे बैठा है 2πε0rl। L से L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास λ/2πε0r, एंड इतना न्यूटन पर कूलम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन लाइन चार्ज, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक इनफाइनाइट शीट की, एक बहुत ही अनंत चादर, आवेशित अनंत चादर से हमें कितना वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसी थी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी को